कल तक हमने हमारी पूरी रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी। हमने अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास थी क्या? हमने बोला जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ़ कर लेते हैं तो हमें वॉमिटिंग होती है। इसी तरह जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसको भी वॉमिटिंग होती है। अब उसको वो वाली वॉमिटिंग नहीं होती जो हम वॉमिटिंग करते हैं, उसको वो वाली वॉमिटिंग होती है जैसे अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करके वो वॉमिट करेगा, बीटा को एमिट करके वॉमिट करेगा और गामा को एमिट करके वॉमिट करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव लॉ। उसका रेडियो एक्टिव लॉ क्या है? ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी ना, अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन। अल्फ़ा एमिशन में हमने देखा था कि चार्ज में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्फ़ा और उसके एटॉमिक मास में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर हमने बीटा पॉजिटिव की बात की थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा था तो जेड में से -1 हो रहा था, एटॉमिक मास बिल्कुल सेम हो रहा था। बीटा एमिशन मतलब बीटा नेगेटिव एमिशन की हमने बात की, जिसमें जेड में +1 हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो जेड में +1 हो रहा था। ठीक है, और हमारे पास एटॉमिक मास दोबारा सेम था और गामा एमिशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ एनर्जी निकल रही थी। तो यहाँ पर अब हम बात करें हमारी रेडियो एक्टिव लॉ की, रेडियो एक्टिव लॉ। अब ये हमें क्या कहता है? ये लॉ हमें बोलता है कि जो हमारे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन को हमने पढ़ा था ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू टाइम लैप्स या एस्केप्ड टाइम। अब ये मैंने क्या लिखा है इसको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशंस हैं। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, कितने नंबर ऑफ एटम्स टूट रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस। ये आप कैसे फाइंड करोगे? ये आप ऐसे फाइंड करोगे कि हमारे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितनी आई, आप अपने पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब पेरेंट एटम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे जितनी लेफ्ट है। ठीक है, जितनी लेफ्ट है तो मैं इसको लेफ्ट का नाम दे रही हूँ। ये हमारे पास आएगी कि कितनी डिसइंटीग्रेशन, कितने एटम्स टूटे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिसइंटीग्रेशन। समझ नहीं आया। ये नहीं समझ आया? नहीं। देखो, ये हमारे पास है कितने एटम्स टूट रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1000 एटम्स हैं रेडियम के, ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास 1000 एटम थे एट द टाइम इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये मेरे पास पेरेंट एटम्स हैं, इनिशियल एटम्स। इनिशियल एटम्स को हम पेरेंट एटम्स बोलते हैं, जिसको हमने N0 से शो किया है, पेरेंट एटम्स। ठीक है, फिर हमने बोला कि अब जो मेरे पास बचेंगे ना, टाइम जैसे कि बोल दो टाइम 5 सेकंड पर 5 सेकंड बीत गए, उसके बाद जो मेरे पास बचे हैं ना, वो मेरे पास बचे 250 एटम्स ऑफ रेडियम्स। तो ये जो n मैंने बोला है ना, ये मेरे पास लेफ्ट एटम्स है। अब मुझे डिसइंटीग्रेशन फाइंड करनी है, कितने टूटे हैं फिर। अगर पहले ये थे, बाद में ये बचे, तो कितने टूटे हैं भाई? पेरेंट में से ये सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगा डिसइंटीग्रेशन कितनी हुई, राइट? तो 1000 में से 250 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 750। तो हमें पता चल जाएगा कि 750 डिसइंटीग्रेशंस हुई हैं, मतलब 750 एटम्स टूटे हैं। ये समझ आया? तो ये जो हमारे पास डेल्टा एन शो कर रहा है, ये हमारे पास नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन शो कर रहा है, कितने एटम्स टूटे हैं। ठीक है, अब वो डायरेक्टली तो 10 क्या होता है? हाँ 10 क्या 10 10 कहाँ है? n अच्छा एन, एन हमारे पास लेफ्ट एटम्स है भाई। अगर हमने पहले पहले 1000 एटम्स लिए, फिर भाई 5 सेकंड के बाद वो टूटे भी तो होंगे ना। रेडियो एक्टिव डिके लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, टूटने का लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो टूटेंगे ना डेफिनेटली। तो फॉर और एग्जांपल n नॉट है कि पेरेंट है? हाँ, ये पेरेंट एटम्स है, मतलब इनिशियल एटम्स है। तो अब ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस हैं। ठीक है, और ये हमारे ठीक पास है। क्या है? ये हमारे पास पेरेंट एटम्स हैं। इसको मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, ठीक है। नहीं लिख चुकी। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर मैं लॉ की बात कर रही थी, ये डेल्टा एन हमारे पास डिसइंटीग्रेशन है, ये N0 हमारे पास पेरेंट एटम्स हैं। और ये T हमारे पास क्या है? ये T हमारे पास टोटल टाइम लैप्स है, टोटल टाइम लैप्स। इसकी भी बात करते हैं, ये है क्या? एस्केप्ड टाइम बोल दो, टाइम लैप्स बोल दो, या एस्केप्ड टाइम। ठीक है,
अब ये हमने एक लॉ पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको मुझे पता है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आने वाला है। तो ये डेल्टा एन इज डायरेक्टली मतलब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये हमारा एन नॉट आ गया पेरेंट, ये हमारा टाइम लैप्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट आने वाला है ना, ये आने वाला है डिके कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं, इस लैम्डा को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट, ठीक है। और ये डिके कांस्टेंट के साथ माइनस की साइन भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये टूट रहा है, चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी अब, ठीक है। तो ये टूटेगा, इसलिए टूटने के अमल को हमने बोल दिया है कि ये नेगेटिव साइन देगा। तो अब अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आया जो कि लैम्डा था, जिसको हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं, और माइनस की साइन इसके साथ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये लैम्डा किसके इक्वल होता है, पहले हम लैम्डा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। हाफ लाइफ क्या है हमारे पास? प्रियंका मुझे पहले ये इक्वेशन तो समझाओ, समझ नहीं आई ये इक्वेशन। ये ऊपर समझाई तो सही थी। नहीं, ये जो तुमने डिके कांस्टेंट लाया है अब, तो बस हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है वो डिके कांस्टेंट है, बस। मतलब जितना ब्रेक डाउन हो रहा है इतने एटम्स का, वो डिपेंड करता है इनिशियल पेरेंट पे और टाइम पे, लेकिन तुमने इसको नाम दिया था इस टाइम को टाइम लैप्स, एस्केप्ड टाइम। हाँ, इसका क्या मतलब है? बीता हुआ टाइम, कितना टाइम बीत गया ओवरऑल, या आप टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो इसको, बल्कि कि आप कितने टाइम में ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ठीक है। अब हाफ लाइफ को समझते हैं। हाफ लाइफ हमारे पास है क्या भाई, जो पेरेंट न्यूक्लियाई हो हमारे पास, वो इनिशियली अपने हाफ में आ जाए, मतलब 200 का हाफ क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हाफ लाइफ है, टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, जो पेरेंट हमारे पास एटम्स हैं वो अपने एग्जैक्टली हाफ में आ जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास हाफ लाइफ है। तो वो टाइम जिसमें हमारा पेरेंट एटम्स बिल्कुल उसके एग्जैक्ट हाफ में आ जाए, वो हमारे पास कहलाएगा हाफ लाइफ। अब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी भी एटम्स की हाफ लाइफ हम मान लेते हैं कि हाफ लाइफ उसकी है क्या है, वो 1 सेकेंड के बराबर है। मतलब 1 सेकेंड में वो एग्जैक्टली अपने हाफ लाइफ में टूटेगा, ठीक है। और हमने बोल दिया कि जो हमारा 200 एटम्स हमने लिए हैं, 200 एटम्स हमने लिए हैं 200 ग्राम, ठीक है। अब भाई वो हाफ लाइफ में टूटेगा, मतलब 1 सेकेंड में वो अपने हाफ लाइफ में टूट रहा है। तो ये हमने जब हमने 1 सेकेंड इसको ऑब्जर्व किया तो ये अपने हाफ लाइफ में टूटेगा, मतलब 100 ग्राम में टूटेगा, सही है। तो यहाँ मैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन में फाइंड करूँ, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितनी आएंगी यहाँ पर, देखो। पहले हमने ओवरऑल एटम्स कितने लिए, 200 लिए, ठीक है। माइनस बचे कितने, 100 बचे। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितनी आई, 100 आई। मतलब 100 एटम्स टूट रहे हैं हमारे पास हाफ लाइफ में, यहाँ पर 100 एटम हमारे पास टूट रहे हैं। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरी एग्जांपल भी लेते हैं, ये हम एग्जांपल बना रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। दूसरी एग्जांपल क्या है कि भाई हाफ लाइफ तो दोबारा सेम ही है, हाफ लाइफ दोबारा 1 सेकेंड ही है। और टाइम अब ऑब्जर्व, पहले हमने यहाँ पर टाइम ऑब्जर्व कितना लिया, टाइम ऑब्जर्वेशन का फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व टाइम मैंने कितना लिया, 1 सेकेंड लिया था, मतलब पूरा ओवरऑल मैंने 1 सेकेंड दिया। अब यहाँ पर मैं ऑब्जर्व टाइम दे रही हूँ 2 सेकेंड्स का, 2 सेकेंड्स का, ये क्या है, ऑब्जर्व टाइम। मतलब ये समझ नहीं आया, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम मतलब ओवरऑल हम कितना टाइम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले मैंने ऑब्जर्व टाइम 1 सेकेंड रखा था, अब मैंने ऑब्जर्व टाइम को बढ़ा दिया, 2 सेकेंड कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये जो 200 था, ठीक है, पहले 200 एटम से हमें पता है इनिशियली, वो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएंगे, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 1 सेकेंड में हो रही है, 100 हो जाएंगे। अब ये तो हमने ऑब्जर्व किया 1 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा सेकेंड भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो ये दूसरा सेकेंड आ गया, तो दोबारा 1 सेकेंड में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 का हाफ 50, तो 50 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन फाइंड करूँ, तो 200 में से 50 चले गए, 200 में से ये जो रहता है 50, ठीक है, 200 में से 50 चले गए 150, मतलब अब जो डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं वो 150 हो रही हैं, ठीक है। तो
तो हमने क्या यहाँ से देखा कि टाइम, ऑब्जर्व टाइम बढ़ाने से नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस भी बढ़ रही हैं। ऑब्जर्व टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड था तो डिसइंटीग्रेशन 100 आई थी। ऑब्जर्व टाइम हमने बढ़ा दिया, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड कर लिया, ठीक है, ये देखो 2 सेकेंड कर लिया तो डिसइंटीग्रेशंस भी बढ़ गई 100 से 150। समझ आया कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस डिपेंड ऑन एस्केप्ड टाइम, ऑब्जर्व टाइम। इसलिए तो हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व टाइम। ऊपर हमने यही किया है ना, ये रहा ना हमारा लॉ। हाँ। अब दूसरी बात करते हैं कि ये पेरेंट न्यूक्लिया, पेरेंट एटम्स पर कैसे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल हमने टाइम का तो देख लिया कि ये ऑब्जर्व टाइम पर कैसे डिपेंडेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास ये पेरेंट एटम्स पर कैसे डिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल पहले जो मैं ले रही हूँ एग्जांपल, दोबारा वही इसी तरह की एग्जांपल लूँगी मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये पहले मैंने एटम्स लिए हैं वो 1000 लिए हैं, मैंने एटम्स ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। अभी 1 सेकेंड पर ही चल रहा है ये, मतलब हमारा ऑब्जर्व टाइम क्या है 1 सेकेंड है, और टाइम हमारे पास क्या है, मतलब हाफ लाइफ क्या है, वो भी 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 100 जब मैं 1 सेकेंड में ऑब्जर्व करूँगी तो ये इसकी हाफ लाइफ में टूटेगा 1 सेकेंड में, तो वो क्या आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 500 ग्राम मैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहाँ से फाइंड करूँ तो 1000 में से 500 गए, 500 बचे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 500 डिसइंटीग्रेशंस। अब मैं दोबारा से नंबर ऑफ हमारे इनिशियल एटम्स कम कर रही हूँ, अब मैं 500 ही ले रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स मतलब एन नॉट, और सेकंड दोबारा ऑब्जर्व टाइम में सेम रख रही हूँ 1 सेकेंड, दोबारा इसकी हाफ लाइफ भी 1 सेकेंड। अब मैं दोबारा इसको करूँ, ब्रेक डाउन करूँ तो 500, क्योंकि मैं इसको 1 सेकेंड ही ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये 1 सेकेंड में ही अपनी हाफ लाइफ में टूट रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद ये क्या होगा 250 हो जाएगा, अपनी हाफ लाइफ में टूट जाएगा, तो 250 ग्राम। अब मैं यहाँ से अपना नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस फाइंड करूँ तो 500 में से 250 चले गए तो 250 ही बचे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब मैंने हमारे इनिशियल एटम्स 1000 लिए तो मुझे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस भी ज़्यादा मिली, 500 मिली। जब मैंने हमारे इनिशियल एटम्स कम कर दिए, 500 कर दिए, तो मुझे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस भी कम मिली, 250 मिली, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एटम्स। अगर इनिशियल एटम ज़्यादा लेंगे तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा आने वाली है। ये समझ आया। टाइम अगर ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा मिलेंगी। दोनों चीज़ें क्लियर है। हाँ। रेडियो एक्टिव डिके का ये लॉ है। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट विच इज इनिशियल एटम्स इनटू टाइम लैप्स या ओवरऑल टाइम या ऑब्जर्व्ड टाइम। अब ये डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, हम बोलते हैं जो हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। हमारा जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना वो हमारे पास है 0.693 अपॉन लेमडा। ये लेमडा क्या है, ये हमारे पास लेमडा दोबारा डिके कांस्टेंट है। तो अगर मुझे डिके कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, हम हर किसी कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पर भी मुझे कांस्टेंट का यूनिट चाहिए। ये फॉर्मूला लिखा है जी, ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये हमारे पास फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, ऊपर लिखा है ना हाफ लाइफ। ये लैम्डा है नीचे। हाँ, ये डिके डिके कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर अब मुझे डिके कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, हम बोलते हैं कि हम हर किसी कांस्टेंट का यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर डिके कांस्टेंट का यूनिट चाहिए तो मुझे डिके कांस्टेंट का यूनिट क्या मिलेगा, 0.693 अपॉन में टाइम आ गया, मतलब हाफ लाइफ, और हमें पता है हाफ लाइफ का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, टाइम है ना ये भी एक। तो सेकेंड इनवर्स हमारे पास यूनिट किसका आ गया, डिके कांस्टेंट का आ गया। तो अगर डिके कांस्टेंट का यूनिट पूछें तो इट इज टाइम इनवर्स, या आप बोल सकते हो सेकंड इनवर्स, ऐसा यूनिट है डिके कांस्टेंट का।
हो गया। हम्म हम बोलते हैं ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके है ना, ये हमारे पास नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी एंड ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होने वाला। कौन ठीक सा है, रेडियो एक्टिविटी का? हाँ, ये जो टूटने वाले का प्रोसेस कभी एंड नहीं होने वाला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 एटम्स ले रही हूँ, मैं 1000 एटम्स ले रही हूँ, ठीक है, या पहले मैं 2000 एटम्स ले रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी हाफ लाइफ क्या है, इसकी हाफ लाइफ है 1 सेकेंड की, हर बार 1 सेकेंड नहीं आएगी, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ठीक है, ये 1 सेकेंड के लिए हमारे पास आ गई है। अब मैं इसको अगर तोड़ती जाऊँ इसकी हाफ लाइफ में, मतलब 1 सेकेंड के बाद ये क्या 1000 ग्राम हो गया, दोबारा 1 सेकेंड के बाद ये क्या आएगा, ये 500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, दोबारा एक सेकेंड के बाद ये 250 आने वाला है, दोबारा 1 सेकेंड के बाद ये 125 आएगा, दोबारा 1 सेकेंड के बाद ये क्या आएगा 62.5 आएगा, ठीक है। तो आप दोबारा इसको करते जाओ, इसको 1 सेकेंड में ब्रेक डाउन करते जाओ, ये वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी, 0.00 समथिंग में आती जाएगी, लेकिन ये कभी एंड नहीं होगी, दिस वैल्यू विल नेवर गोना एंड, कभी एंड होगा ही नहीं। समझ आया ये ठीक है। कि दिस इज नेवर एंडिंग हाँ। प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर मैं डिसइंटीग्रेशन फाइंड करूँ पहले सेकंड में, तो मेरे पास कितनी आ गई 1000 आ गई, ठीक है, दूसरे में कितनी आ गई 500। 500, तीसरे सेकंड में कितनी आ गई 250। 250, इसमें कितनी आ गई 125। और इसमें 62.5, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा है। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या कहती है, ठीक है, एक मिनट। हमारे पास जो ग्राफ है ये बहुत अच्छी ग्राफ है, ये बुक में भी हर कहीं पे यही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरे यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ, ये जो वाई एक्सिस पर ले रही हूँ मैं, मेरे एटम्स ले रही हूँ, ठीक है, एटम्स जितने लेफ्ट आउट हैं या जितने इनिशियल एटम्स हैं ये, और मैं जो ये एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मैं टाइम ले रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर t हाफ है, फिर दोबारा ये हाफ लाइफ दूसरी, तो t हाफ, सॉरी 3 सेकेंड हाफ लाइफ की, 4 हाफ लाइफ्स, और ऐसे ही 5 6 भी कर लेते हैं। अब ठीक है, ये मैंने हाफ लाइफ्स यहाँ पर लिख ली हैं, और फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, ये पेरेंट एटम्स जो हैं मेरे पास, इसकी जो हाफ लाइफ है ना वो 1 सेकेंड है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 सेकेंड है। तो अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 पर बात करूँ, तो ये जो मेरे पास इनिशियल एटम्स हैं ये इतने हैं, ठीक है, इनिशियल एटम्स मेरे पास इतने हैं। जब 1 सेकेंड बीतेगा, इसकी एक हाफ लाइफ बीतेगी, तो ये हाफ होने चाहिए, मतलब इनिशियल एटम्स इसके हाफ होने चाहिए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जांपल मेरा ग्राफ, मतलब यहाँ पर कहीं लाया करेगा। ये समझ आया कैसे? वापस बताओ थोड़ा। देखो, हमारे पास इनिशियल एटम्स हमने मान लिया, हमारे पास इतने इनिशियल एटम्स हैं, ठीक है। अब जब इसकी हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसको हाफ होने चाहिए ना, तो फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ तो मेरी इतनी होगी, तो यहाँ पर आ गया डॉट। हाँ। फिर दोबारा इसकी भी हाफ लाइफ होगी दूसरे सेकंड में, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी इतनी, हाँ। तो यहाँ पर आ गया मेरा डॉट। फिर इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी इतनी, फिर इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी इतनी, और ये प्रोसेस यूं ही चलता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा, कभी 0 पर नहीं आएगा, ठीक है। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, दिस प्रोसेस विल नेवर, कभी भी नहीं आएगा। नहीं ना, यही तो हमने ऊपर बोला था, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, 0 पर कभी आएगा ही नहीं, वैल्यू बहुत छोटी होती कभी तो जाएगी, खत्म होगा ना। नहीं वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग में होती जाएगी, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो अगर मैं अब इसकी ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व,
इसको हम, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व, इस पूरे कर्व को। हाँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? हर कर्व का हमारे पास इक्वेशन होती है ना, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का कर्व है और एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये होती है इक्वेशन। तो हर किसी ग्राफ का इक्वेशन होता है। इस ग्राफ का इक्वेशन है हमारे पास n इज इक्वल टू लेफ्ट एटम्स इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस डिके कांस्टेंट इनटू t। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू लेफ्ट आउट एटम्स इज प्रियंका, इक्वल प्लीज टू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन। इसको हमें ये एक्सप्लेन नहीं करना कि ये कैसे बनी, हमें बस ये याद करना है कि इसकी ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व, इसकी इक्वेशन ये है। नेगेटिव में है इस वजह से तो ये नीचे आ रही है। क्या चीज है? ई यहाँ पर हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट है, जिसको हम बोलते हैं इसकी वैल्यू है 2.71 समथिंग। आगे 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 ये क्या होता है? ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ई की वैल्यू नेचुरल एक्सपोनेंट, आपने लोगैरिथम अगर पढ़ा है तो कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है जिसके लॉग के बेस में एग्जिस्ट करती है ई। ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। अच्छा मुझे बताओ, इस एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा? इसका एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया अंडर द कर्व आएगा कहाँ? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किसका आता है? जब हमारे पास ग्राफ थोड़ी क्लोज्ड हो। क्लोज मतलब? जैसे कि अगर हम आवाज नहीं आ रही। अगर हमारे वर्क की बात करें तो वर्क हम यहाँ पर लेते हैं फोर्स, यहाँ पर लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हमारे पास कर्व का एरिया बनता है वर्क। इसका एरिया आई एम नॉट श्योर कि किसके इक्वल बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग ये सर्च कर लेते हैं ना। ये जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिके पर यूनिट टाइम है। और इसको ही हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास हमने बोला था नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा विच इज डिके कांस्टेंट इनटू एन नॉट विच इज इनिशियल एटम्स इनटू टाइम। अगर मुझे रेट ऑफ डिके फाइंड करना है, रेट ऑफ नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, तो रेट हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको टाइम से डिवाइड करके, राइट। तो ये हमारे पास ये जो टाइम है ये अब यहाँ पर आएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम डिवाइड करने लग गया। यहाँ पर क्या बचा? नेगेटिव का डिके कांस्टेंट इनटू एन नॉट। अब हमें पता है इसको, इस चीज़ को ही हमने एरिया अंडर द कर्व का नाम दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं एक्टिविटी का। ये हमारे पास है एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी मतलब टोटल नंबर ऑफ कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं पर यूनिट टाइम, हमने बोल दिया एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। एक्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं? जो ऐसा यूनिट होगा वो डिके रेट इज द बेक्वायरल। इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट एक्टिविटी का, वो हो गया बेक्वायरल, BECQUERAL, बेक्वायरल, जिसको हम SBQ भी लिखते हैं, कैपिटल BQ। ठीक है, लेकिन फिर इसके दूसरे यूनिट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का एक तो यूनिट हमारे पास जूल है, दूसरा यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है जब हम छोटे लेवल पर जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एनर्जी के और भी यूनिट्स हैं, राइट। हमारे पास BTU है, हमारे पास कैलोरी है, तो इसी तरह ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर भी जैसे एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी में क्या फर्क है? रेडियो एक्टिविटी एक वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ चीज़ें टूट रही हैं,
ठीक है, वो भी हमारे पास नंबर ऑफ चीज़ें टूट रही थी, लेकिन वो पर यूनिट टाइम नहीं था। हमने रेडियो एक्टिव लॉ अभी अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कि रेडियो एक्टिव हमारे पास क्या था, या रेडियो एक्टिविटी क्या थी। रेडियो एक्टिविटी इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें चीज़ें टूट रही हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एक्टिविटी इज द प्रोसेस जहाँ पर नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम हो रही है। कितनी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस हो रही हैं कितने टाइम में, ये हमारे पास एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें चीज़ें टूट रही हैं। क्या टूट रहा है, कितना टूट रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। अब ये बिक्वायरल है, इसका दूसरा यूनिट क्या है, क्यूरी। इसका दूसरा यूनिट है क्यूरी। लेकिन मुझे याद है ये बैकवेल, ये आया हेनरी बैकवेल से, जिसने डिस्कवर की थी पहली बार रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये बेक्वायरल का ही हमारे पास वो है कि बेक्वायरल ने अपने साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका यूनिट, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। जूल, जूल किसके नाम पे आया, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसने उसके नाम से आ गया। इसी तरह जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को डिस्कवर किया उसने अपना नाम भी दे दिया, बेक्वायरल उसका यूनिट है, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट इसका जो आया था वो था क्यूरी, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूरी। और एक क्यूरी हमारे पास बराबर कितने बेक्वायरल के है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वायरल्स। जैसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर इज द बिगेस्ट यूनिट, हॉर्स पावर बहुत बड़ा यूनिट है पावर का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्यूरी बहुत बड़ा यूनिट है एक्टिविटी की। एक बिक्वायरल किसके, एक एक्टिव मतलब क्यूरी किसके बराबर होगी, 3.7 इंटू 10⁻10 बिक्वायरल के। और फिर इसका दूसरा एक और यूनिट है वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका तीसरा यूनिट है रदरफोर्ड। तो भाई 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी बिक्वायरल्स, 1 रदरफोर्ड RD इज इक्वल टू 10⁻6 बिक्वायरल्स। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हुआ, क्यूरी हुआ, सबसे बड़ा यूनिट है क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बिक्वायरल, और एक रदरफोर्ड इक्वल है 10⁻6 बिक्वायरल के। ये कन्वर्जन्स बहुत आई हुई हैं वैसे, 10 10 10। अच्छा ये जो क्यूरी है ये कौन सा सिस्टम में यूनिट है, और रदरफोर्ड कौन सा सिस्टम में? क्या, रदरफोर्ड और जो क्यूरी है ये कौन से सिस्टम में इसके यूनिट है? इसका बस ऐसा यूनिट तो बिक्वायरल है। अभी क्यूरी इसका किस सिस्टम में, रदरफोर्ड किस सिस्टम में, आई डोंट नो, लेकिन ये बड़े यूनिट्स हैं। देख सकते हैं ना कि एक क्यूरी में कितने बिक्वायरल्स आ रहे हैं, रदरफोर्ड में कितने बिक्वायरल्स आ रहे हैं। अच्छा सबसे बड़ा है क्यूरी, उसके बाद रदरफोर्ड, फिर है बिक्वायरल। बिक्वायरल इज द ऐसा यूनिट, हमें बस इतना याद करना है अभी के लिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन क्या है, अगर इतना समझ आई हैं चीज़ें तो एक क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन प्रियंका वैल्यू कैसे याद करनी है? इन चीज़ों की, हाँ मैं तो मॉडर्न फिजिक्स की कल वो रट के गई, वो वैल्यूज, आज ये नई वैल्यूज। अभी इसको है ना सुबह को जल्दी उठ के याद करो, फिर ही याद होगा। करती हूँ कुछ मतलब। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1600 बिक्वायरल है एक्टिविटी, ठीक है। t टाइम इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी जो है वो 1600 बिक्वायरल है, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद ये जो एक्टिविटी हो गई वो 100 हो गई, 100 बिक्वायरल हो गई। फाइंड द एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी फाइंड करो, फाइंड एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इसकी एक्टिविटी फाइंड करो। माय फोन इज नॉट चार्ज। 400 नहीं, आंसर इज नॉट 400।
एक्टिविटी पहले बताइए। 1600 बैकरेल है। हाँ, टी टाइम इक्वल टू 0 पर, फिर 8 सेकंड के बाद ये 100 बिक्वायरल हो गई है। अब एक्टिविटी हमें फाइंड करनी है टाइम टी इज इक्वल टू 2 पर। हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मुझे यहाँ समझ। ये देखो, हमने बोला पहले हमारे पास है 1000, ठीक है, ये क्या लिखा है तुमने? 1000 सॉरी 1600 बिक्वायर लिखा है। तो पहले हमारे पास है 1600, ठीक है, बोल रहे हैं कि 8 सेकंड के बाद ये 100 हो गया है, 8 सेकंड के बाद ये 100 हो गया है। मतलब पहली जो मैं इसकी हाफ लाइफ करूँगी तो 1600 का हाफ क्या होता है 800, फिर 800 का हाफ क्या होता है 400, फिर 400 का हाफ क्या होता है 200, और फिर 200 का हाफ हुआ है 100। और ये सारी चीज़ें कितनी सेकंड के बाद हुई हैं? 8 सेकंड के बाद हुई है। मतलब यहाँ पर टी टाइम इज इक्वल टू 8 है और वहाँ पर टी टाइम इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर डेफिनेटली मैं ऐसा कैसा नंबर लगाऊं जो कि मुझे 8 सेकंड के बाद ये 4 एक्टिविटीज़ दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ काउंट करूँ तो मेरे पास हाफ लाइफ्स कितनी आ रही हैं? ये एक हाफ लाइफ हो गई, ये दूसरी हाफ लाइफ हो गई, ये तीसरी हाफ लाइफ हो गई, ठीक है, और ये चौथी हाफ लाइफ हो गई। ऐसा ही है, 4 हाफ लाइफ हुई हैं। 4 हाफ लाइफ के बाद ये 100 हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ 4 हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू कितने सेकंड में आ रहा है? 8 सेकंड ऑब्जर्व टाइम। मुझे यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो 1/2 इज इक्वल टू 8/4, 2 के बराबर आएगी। मतलब ये जो एक हाफ लाइफ हुई है ये 2 सेकंड के बाद में हुई है, मतलब 2 सेकंड में हुई है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद हमारी एक्टिविटी क्या है? 800 है। प्रियंका, यहाँ पे तो बैकरेल लिखा होता है, वहाँ पे पेरेंट एटम्स तो बता ही नहीं कहते कि 1600 है। तो एक्टिविटी तो यही है ना, कितनी डिसइंटीग्रेशंस हो रही हैं पर यूनिट टाइम, एक्टिविटी है। मुझे नहीं आया समझ। इतना सिंपल है। देखो 1600 हमारे पास पहले एक्टिविटी दी हुई है, इनिशियल एक्टिविटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। फिर हमारे पास, हमें पता है हाफ लाइफ इसकी कैलकुलेट करेंगे, 800 आएगी, 800 की हाफ लाइफ 400, 400 की हाफ लाइफ 200, 200 की हाफ लाइफ अरे ये सही है। ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये 1600 जो है वो इतने पेरेंट एटम 1600 का है? ये हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है ना। जब हमारे पास किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं है तो आप एक्टिविटी डायरेक्ट आके उसमें पुट करो। यहाँ पर हमारे पास आगे चल के फॉर्मूला भी है इसका। अभी ये है हमारे पास मैनुअल मेथड। एक्टिविटी क्या होती है वापस समझाओ। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, कितनी डिसइंटीग्रेशंस हो रही हैं पर यूनिट टाइम में, इज एक्टिविटी। हाँ ना, अब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितनी? 1600 है। अब तुमने कैसे पता लगा लिया कि यही पेरेंट एटम के इतने एटम्स हैं? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन फाइंड भी करूँ, 1600 में से 800 गए, 800 बचे, ठीक है। 800 में से 400 गए, 400 बचे, 400 से 200 गए, 200 बचे। यहाँ से हमारे पास पता चल रहा है ना कितनी डिसइंटीग्रेशंस हो रही हैं। डिसइंटीग्रेशंस क्या होती हैं? नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स माइनस लेफ्ट आउट एटम्स। तो लेफ्ट आउट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? 100 है। इनिशियल एक्टिविटी क्या है? 1600 है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फॉर्मूलाज भी पता चल जाएंगे, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है हमारे पास कि आपकी जो इनिशियल एटम्स हैं 200 ग्राम्स हैं, 2000 ग्राम्स हैं। आपकी हाफ लाइफ जो है
वो 2 सेकंड की है, मतलब ये 2 सेकंड में अपनी हाफ लाइफ में टूटता जाएगा। आप टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन का टाइम आपने रखा हुआ है 6 सेकंड का। तो आप हमें बताओ कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आएंगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आएंगी, डिके कितना, 3। एक मिनट, डिके कितना होगा, और फिर लेफ्ट आउट कितना रह जाएगा। अच्छा, हाफ लाइफ आएंगी 3 और लेफ्ट बचेगा 250 और डिके होगा 1750। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से आया, हमने मैन्युअली ड्रॉ किया कि पहले 2000, एक मिनट सॉरी, 2000 अपनी हाफ लाइफ में टूट रहा है तो 1000 हो रहा है, 1000, फिर 1000 दोबारा टूट रहा है 500 हो रहा है, फिर 500 दोबारा टूट रहा है 250 हो रहा है। ठीक है, फिर हमने जब देखा तो हमारे पास ये क्या आया, अगर मैं 2 सेकंड में इसकी हाफ लाइफ है तो 2 सेकंड के बाद ये इतना हो गया, 2 सेकंड के बाद ये इतना हो गया, और 2 सेकंड के बाद ये 250 हो गया। इन्होंने बोला कि 6 सेकंड ही ऑब्जर्व करना है, हमने 6 सेकंड ऑब्जर्व किया, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, 6 सेकंड हो गया। 6 सेकंड में हाफ लाइफ कितनी आई, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, हमने फाइंड कर लिया 3 हाफ लाइफ्स हैं। डिके कितना आया, कितना डिके हो रहा है, तो आप अपने इनिशियल में से माइनस कर दो लेफ्ट आउट, तो 1750 बचेगा। तो डिके कितना हो रहा है, 1750 डिके हो रहा है। लेफ्ट कितना है, ये जो आपका लास्ट में बचा है, ये तो हमने मैन्युअली निकाला। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहचाननी है कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हुई, तो आप टाइम जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको डिवाइड कर दोगे हाफ लाइफ से, ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आई। अब इसको सॉल्व करके देखो, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू 6 सेकंड के लिए हमने ये पूरी एक्टिविटी ऑब्जर्व की है, इसका हाफ लाइफ कितनी है, 2 सेकंड है, तो कितना आया हाफ लाइफ्स, 3 आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, टाइम ऑब्जर्व्ड अपॉन हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, और फिर लेफ्ट आउट यहाँ से हमने अचीव कर लिया। फिर आपने जब ये दोबारा से बनाओगे कि 3 सेकंड के बाद ये क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। खैर, 3 हाफ लाइफ्स के बाद ये क्या आने वाला है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमारी ये जो लेफ्ट आउट एटम्स हैं ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल एटम्स को रख के मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है दोबारा लेफ्ट आउट एक्टिविटी फाइंड करने का। तो अगर मुझे इसकी लेफ्ट आउट एक्टिविटी फाइंड करनी है, n टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने लिए, 2000 इंटू 1/2 की पावर टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी, 3। ठीक है, इसको मैं जब खोल के लिखूंगी तो ये कितना आएगा, 1/8 आएगा, तो मैं इसको 1/8 लिख लेती हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 250 आ जाएगा, तो लेफ्ट आउट कितना बचा, 250 बचा। समझ आया। और जब आपके पास लेफ्ट आउट आ जाता है और आपके पास इनिशियल आइटम्स वैसे ही दिए हैं, तो इनिशियल माइनस लेफ्ट आउट हमारे पास आ जाएगा कि कितना डिके हुआ, ये फॉर्मूला से है। तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो टाइम ऑब्जर्व अपॉन हाफ लाइफ, और फिर आपको लेफ्ट आउट फाइंड करना है, तो इनिशियल आइटम्स इंटू 1/2 की पावर n। समझ आया। हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन ये कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ ओनली 1/, ये मैं लेफ्ट बता रही हूँ, 1/32 ऑफ द ओरिजिनल मास एग्जिस्ट, इसकी ओरिजिनल मास लेफ्ट है, ओरिजिनल मास। ठीक है, इज लेफ्ट आफ्टर टाइम लैप्स ऑफ 60 सेकेंड्स, टाइम लैप्स मतलब ऑब्जर्व टाइम कितना है, 60 सेकेंड है, 60 डेज बल्कि। आंसर बताओ आपका क्या आएगा कि हाफ लाइफ क्या होगी इसकी। ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, ए ऑप्शन है 12 डेज, बी ऑप्शन है हमारे पास 32 डेज, सी ऑप्शन हमारे पास है 60 डेज, और डी ऑप्शन हमारे पास है
54 days। फाइंड करो। प्रियंका में 1/32 मतलब इतना परसेंटेज बचा है। इतना परसेंटेज नहीं, 1/2 ऑफ द ओरिजिनल एटम्स या ओरिजिनल मास बचा है। 1/32 लिखा है तुमने तो। हाँ 1/32 ही लिखा है मैंने। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। नहीं आया मुझे समझ, तुम करके दिखाऊं? अब देखो इतना बचा है, हमने लेफ्ट आउट के लिए अभी भी तो फॉर्मूला पढ़ा, n इज इक्वल टू क्या था, इनिशियल एटम्स इंटू 1/2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास n क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं तो n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/32 दिया हुआ है, ऐसा ही है। इतना बचा हुआ है, यही तो मैंने लिखा है, लेफ्ट इज इक्वल टू 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल एटम्स, इनिशियल मास, तो हमने ये लिख लिया। अब ये n मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करूंगी। एक मिनट, दूसरा फॉर्मूला कहाँ से लेके आई हो? दूसरा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला n इज इक्वल टू n, हाँ ये वाला कहाँ से आया? ये हमने यहाँ से बनाया ना। देखो लेफ्ट आउट कितना है, 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल, n0 लेफ्ट मतलब n इज इक्वल टू 1/32 ऑफ द इनिशियल। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ क्योंकि n n है, तो दोनों तरफ इक्वेशन मार सकती हूँ। तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू n0 1/32। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अब सही है? मुझे बताओ ये n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/32 तुमने कैसे लिख लिया उधर? ओ फल्ला, ऊपर अभी तो बताया कि लेफ्ट आउट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट आउट को हम n से शो करते हैं, इज इक्वल टू 1/32 ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इनिशियल, तो n0, यही तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू 1/2 पावर n ऑफ n0। अच्छा सही है। अब दोनों की तरफ इक्वेट मार दो क्योंकि n n है, इक्वेट मार दो, तो इक्वेशन मारी तो मैंने n0 इज इंटू 1/2 पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू n0 1/32। अब ये देखो n0 से n0 कैंसिल, 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/32। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 32। मुझे पता है 32 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ इन द पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 होती है ना 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 2 की पावर 5। तो यहाँ से मेरे पास n क्या आ गया, आवाज़ आ रही है क्यों, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि हमें पता है व्हेन बेसिस आर इक्वल आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, तो 2 2 इक्वल है तो आप इक्वेट कर दो पावर्स को, n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब नंबर ऑफ टोटल हाफ लाइफ आ गई हमारे पास। अब हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम ऑब्जर्व डिवाइड बाय हाफ लाइफ। हाँ, टाइम ऑब्जर्व अपॉन हाफ लाइफ, ये हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो टाइम ऑब्जर्व अपॉन हाफ लाइफ, हमें पता है कि n इज इक्वल टू टाइम ऑब्जर्व हमने 60 डेज के लिए किया है, हाफ लाइफ हमारे पास क्या आई है 5, तो इसको जब करेंगे कैंसिल, 5 1 ज़ा और ये 2 ज़ार आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 गया तो 2 ज़ा 10 होता है, तो 12 डेज आ गया आंसर। तो मतलब हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ गई, 12 आ गया।
समझ आया या नहीं है? आ गया। आ गया। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं।